आज के इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो YouTube चैनल ज्ञानधाम विद शुभम द्वारा तैयार की गई एक बेहद शानदार और विश्लेषणात्मक प्रेजेंटेशन है। हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हमें गहराई से ये समझना है कि आखिर कोई देश अपनी जनता की मुस्कान को कैसे मापता है और क्यों ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक करो या मरो वाला टॉपिक बन चुका है। बिल्कुल। जब हम इस प्रेजेंटेशन के हर एक हिस्से को डिकोड करेंगे ना, तो हमारे श्रोताओं को समझ आएगा कि जो चीज सतह पर सिर्फ एक इमोशन लगती है, वो असल में देशों की नीतियां तय कर रही है। मतलब ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये पूरी दुनिया का रिपोर्ट कार्ड है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाते हैं। मैं स्क्रीन पर पहली स्लाइड देख रही हूँ जिस पर हमारा फोकस है। इसका एक बहुत बड़ा और स्पष्ट टाइटल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। जी, खुशी को किसी थर्मोमीटर से नापा जा सकता है? ये संस्था इसी पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से मापती है, ये देखने के लिए कि क्या किसी देश का सिस्टम अपने नागरिकों को तनाव मुक्त रहने का माहौल दे पा रहा है या नहीं। स्लाइड के टाइटल के ठीक नीचे पब्लिशर का नाम लिखा है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। ये जानकारी तो एकदम स्क्रीन पर चीख चीख कर कह रही है कि इसे मिस मत करना। और यहीं से हमारी आज की इस फिल्म का पहला सीधा और सबसे धारदार सवाल बनता है। हाँ, जो भी छात्र हमें सुन रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल यही होता है कि किसी भी वैश्विक रिपोर्ट को जारी कौन करता है। इसका सटीक उत्तर है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। मतलब इसे रट लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारे श्रोताओं को ये नाम अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छाप लेना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में सीधा पूछा जाएगा। इसमें रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड में। अब यहाँ मामला सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। दूसरे हिस्से का टाइटल है ग्लोबल चैंपियंस, टॉप 10 खुशहाल देश। और डेटा बता रहा है कि फिनलैंड लगातार 9वें साल नंबर 1 पर अजेय खड़ा है। इसके अलावा पूरे टॉप 10 में नॉर्डिक देशों का ही एक तरफा दबदबा है। बिल्कुल। आइसलैंड नंबर 2 पर, डेनमार्क 3 पर। हाँ, और स्वीडन 5 पर, नॉर्वे 6 पर। मतलब आखिर इन ठंडे नॉर्डिक देशों के पानी में ऐसा क्या खास मिला है जो ये हमेशा खुशी के शिखर पर बैठे रहते हैं? पानी में नहीं, उनके सामाजिक और प्रशासनिक सिस्टम में बहुत कुछ खास मिला हुआ है। उनका सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक आम इंसान को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अच्छा। लेकिन इस लिस्ट में कुछ और भी है जो हमारे सामान्य लॉजिक को पूरी तरह से चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। मेरी नजर सीधे लाल रंग के उस एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर जा रही है जहां 2 देशों के नाम चमक रहे हैं। कोस्टा रिका ने पहली बार टॉप 4 में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। मतलब इजराइल पिछले 2.5 साल से एक बेहद गंभीर जंग में फंसा हुआ है। हर दिन तनाव है, फिर भी वो 8वें स्थान पर मजबूती से टिका हुआ है। इजराइल का ये 8वां स्थान हमारे सामान्य लॉजिक को चुनौती देता है। हम सोचते हैं कि युद्ध का मतलब सिर्फ दुख है, लेकिन संकट के समय में बाहरी खतरे के कारण वहां के लोगों का आपसी सामाजिक जुड़ाव बहुत मजबूत हो गया है। मतलब लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद कर रहे हैं। एकदम सही। इसी वजह से कोस्टा रिका का बिना बड़ी सेना के टॉप 4 में आना और इजराइल का भयंकर युद्ध के बावजूद टॉप 10 में बने रहना, ये दोनों फैक्ट्स एमसीक्यू के लिए सबसे हॉट टॉपिक हैं। इन्हें हर हाल में याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड में। ओके, तो प्रेजेंटेशन का तीसरा हिस्सा सच में मेरे उस नॉर्डिक देशों वाले सवाल का गहराई से जवाब दे रहा है। इसका टाइटल है फिनलैंड हमेशा नंबर 1 क्यों? ब्रैकेट में लिखा है सीक्रेट सॉस। हाँ, ये एक बहुत ही विजुअल स्लाइड है। हाँ, इसने एक तराजू दिखाया गया है। तराजू के एक पल्ले में है मजबूत वेलफेयर सिस्टम और अच्छी आर्थिक स्थिति, और दूसरे पल्ले में है बराबरी से संसाधनों का बंटवारा और बेहतर जीवन स्तर। इन सब के बीच जो असली सफलता का मंत्र बताया गया है वो है सोशल ट्रस्ट, यानी सामाजिक विश्वास, और इक्वालिटी यानी समानता। तो क्या ये किसी मास्टर शेफ की सीक्रेट रेसिपी की तरह है जिसे हम सीधे अपने देश के सिस्टम में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? काश ये इतना आसान होता। क्यों नहीं है? इसे कॉपी पेस्ट करना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि देखिए, ये कोई रातों रात बनी इमारत नहीं है। हाँ। सोशल ट्रस्ट का मतलब है कि अगर आपका बटुआ सड़क पर गिर जाए तो आपको पूरा विश्वास हो कि कोई अजनबी उसे आपको लौटा देगा। अरे वाह! ये दशकों के उस भरोसे का नतीजा है जो नागरिकों को एक दूसरे की ईमानदारी पर होता है। और शायद इसीलिए इस स्लाइड में इस तराजू के ठीक नीचे कुछ कीवर्ड्स को इतनी प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। मेरी नजर तुरंत इस एग्जाम अलर्ट पर जा रही है। सोशल ट्रस्ट और इक्वालिटी शब्द इस पूरे डेटा के बीच एकदम अलग से चमक रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
एग्जाम के नजरिए से इस गहराई को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? अगर मीन्स या किसी डिस्क्रिप्टिव उत्तर में फिनलैंड की सफलता पर सवाल आता है और छात्र सिर्फ पैसा या अर्थव्यवस्था लिखकर आ जाते हैं तो उन्हें अच्छे नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मतलब सिर्फ इकोनॉमी लिखना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर को सोशल ट्रस्ट और संसाधनों का बराबरी से बंटवारा जैसे ठोस कीवर्ड्स चाहिए। यही वो शब्द हैं जो आपको असली मार्क्स दिलाएंगे। चलो अब अगली स्लाइड में। बाप रे, प्रेजेंटेशन का ये चौथा हिस्सा तो थोड़ा डराने वाला है। हाँ, ये थोड़ा चिंताजनक है। इसका टाइटल है स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य, युवा संकट। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में खुशी तेजी से गोते लगा रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि लड़कियों पर सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक ब्रेन का डायग्राम भी दिया गया है जिसमें 2 बायोलॉजिकल शब्दों को मार्क किया गया है, एमिगडाला और डोपामाइन। मतलब क्या हमारे फोन सच में किसी विलन की तरह सीधे हमारे दिमाग के केमिकल स्ट्रक्चर को हैक कर रहे हैं? विलन कहना शायद कम होगा, वे हमारे दिमाग के सबसे बुनियादी रिस्पॉन्स सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं। वो कैसे काम करता है? जब आप ऑनलाइन दूसरों की परफेक्ट जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं तो आपके दिमाग का एमिगडाला एक्टिवेट होता है। ये तनाव और एंजाइटी पैदा करता है और लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करने से डोपामाइन का स्तर बुरी तरह असंतुलित हो जाता है। अरे, और ये बात इस रिपोर्ट में बहुत साफ दिख रही है। मेरी नज़र सीधे इस लाल रंग के एग्जाम अलॉट बॉक्स में लिखे बायोलॉजिकल टर्म्स पर जा रही है, एमिगडाला और डोपामाइन। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते अचानक जनरल साइंस की क्लास में आ गए हों। और ठीक इसी कारण से ये स्लाइड एग्जाम के लिए एक डबल बोनस है। डबल बोनस? हाँ, ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है बल्कि साइंस का सीधा सवाल भी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा तनाव या एंजाइटी से सीधे जुड़ा होता है। इसका उत्तर है एमिगडाला। इसे तो बिल्कुल रट लेना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड में। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? 5वीं स्लाइड हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखा रही है, ग्लोबल शिफ्ट, पश्चिमी गिरावट वर्सेस पूर्वी उभार। जी। इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो अब 15वें पर खिसक गया है और न्यूजीलैंड जो 11वें पर है, इन महान देशों की रैंकिंग लगातार गिर रही है। कारण बताया गया है सामाजिक दबाव और युवाओं में असंतोष। बिल्कुल, कि उनके जीवन स्तर में भारी सुधार हुआ है। तो क्या तथाकथित अमेरिकन ड्रीम अब टूट रहा है और दुनिया की धुरी पूरब की तरफ घूम रही है? ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, जब किसी समाज में व्यक्तिवाद इतना बढ़ जाए कि अकेलापन एक महामारी बन जाए, तो बड़े से बड़े देश भी इस लिस्ट में नीचे खिसक जाते हैं। लेकिन यहाँ लाल घेरे में लिखी एक लाइन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कौन सी लाइन? यहाँ एग्जाम अलर्ट में साफ साफ लिखा है, लगातार दूसरे वर्ष टॉप 10 में कोई भी अंग्रेजी भाषी देश नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल भूकंप है और कोई भी समझदार एग्जामिनर इसे मिस नहीं करेगा। मतलब इस पर सीधा सवाल आ सकता है। बिल्कुल। परीक्षा में एक सीधा कथन आधारित सवाल आएगा कि क्या टॉप 10 में कोई अंग्रेजी भाषी देश शामिल है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। चलो अब अगली स्लाइड में। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। स्लाइड नंबर 6, भारत का रिपोर्ट कार्ड 2026। ये बहुत जरूरी स्लाइड है। भारत की रैंक इस बार 116 है। 2025 में ये 118 थी, तो 2 पायदान का सुधार हुआ है। हमारा लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर 4.536 आंका गया है। इसके साथ ही सुधार की आवश्यकता वाले 4 क्षेत्र बताए गए हैं: सामाजिक समर्थन, आय स्तर, भ्रष्टाचार की धारणा और जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। रैंक सुधरी तो है, लेकिन 116वीं रैंक अभी भी काफी पीछे लगती है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि खुशी जैसी चीज का ये 4.536 जैसा एकदम सटीक स्कोर कैसे तय हो जाता है। ये सटीक स्कोर कोई मनगणन संख्या नहीं है। ये एक जटिल सांख्यिकी प्रक्रिया का परिणाम है, जहां लाखों लोगों के डेटा को एक फॉर्मूले में पिरोया जाता है। अच्छा। लेकिन सबसे सकारात्मक बात यह है कि हम सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस स्लाइड में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है एग्जाम अलर्ट के तहत लाल रंग से लिखा बड़ा सा 116 और सुधार के आंकड़ों वाले वो चारों पॉइंट्स। ये तो सोने की खदान लग रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये स्लाइड भारतीय छात्रों के लिए सबसे अहम है। वो कैसे? रैंक 116 और सुधार की आवश्यकता वाले चारों पॉइंट्स ऐसे फैक्ट्स हैं
जो निबंध और इंटरव्यू दोनों में ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि खुशी बढ़ाने के लिए किन 4 मोर्चों पर काम करना है। चलो अब अगली स्लाइड में। 7वीं स्लाइड का विषय है पड़ोसी देशों का हाल। यहाँ डेटा को एक सीढ़ी या लैडर के रूप में दर्शाया गया है। चीन 65वें स्थान पर है, नेपाल 99 पर, पाकिस्तान 104 पर और भारत 116 पर। और सबसे नीचे है वे देश जहां संघर्ष चल रहा है, 147वें स्थान पर अफगानिस्तान। अब ये थोड़ा चुभने वाला है, मतलब नेपाल 99 और पाकिस्तान 104 खुशी के मामले में हमसे यानी 116 से आगे कैसे हो सकते हैं? क्या यहाँ कोई कैच है? मतलब मैं सिर्फ रिपोर्ट के आंकड़ों पर अपनी हैरानी जता रही हूँ। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, ये रिपोर्ट वहाँ के नागरिकों के अपने जीवन के स्वयं के आकलन पर आधारित होती है। मतलब उनकी अपनी उम्मीदों पर? बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश के नागरिक अपने जीवन से क्या उम्मीदें रखते हैं। ये हमारी धारणाओं का पैमाना नहीं है। मैं समझ गई, डेटा ही सर्वोपरि है। पर मेरी नज़र इस लिस्ट के एकदम निचले हिस्से पर जा रही है। एक लाल बॉक्स में एग्जाम अलर्ट के तौर पर अफगानिस्तान 147 को स्पॉट किया गया है। और यही एक पैनी नज़र है। एग्जाम में अक्सर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों के बारे में भी पूछा जाता है। अच्छा, टॉपर्स के अलावा? हाँ, 147वीं रैंक पर अफगानिस्तान का नाम और उसके साथ सिएरा लियोन व मलावी को याद रखना 100% जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड में। प्रेजेंटेशन की 8वीं स्लाइड, और ये मेरे उस 4.536 वाले सटीक स्कोर का तकनीकी जवाब देती है। टाइटल है खुशी कैसे मापी जाती है। इसके केंद्र में है औसत जीवन संतुष्टि और इसके 6 पैरामीटर्स हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, उदारता यानी जेनरोसिटी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा। जी, जीडीपी तो समझ आता है, लेकिन कोई देश कितना उदार या जेनरस है, ये कैलकुलेटर पर कैसे नापा जाता है? इसे नापने का तरीका बहुत व्यावहारिक है। सर्वे में पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले महीने दान दिया है, क्या आपने वॉलंटियर किया है। इन सवालों के प्रतिशत से उदारता का इंडेक्स तैयार होता है। अरे वाह! लेकिन यहाँ बीच में पीले रंग से हाईलाइट किए गए 3 ईयर एवरेज यानी 3 साल के औसत पर मेरी नजर अटक गई है। ये एग्जाम अलर्ट बहुत बड़ा लग रहा है। और यही इस स्लाइड का मास्टर स्ट्रोक है। अधिकांश छात्र सोचेंगे कि ये सिर्फ 1 साल का डेटा है, क्योंकि ये 2026 की रिपोर्ट है। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है। और लेकिन एग्जामिनर का यही ट्रैप होगा। ये स्कोर हमेशा पिछले 3 साल के औसत पर आधारित होता है, ताकि कोई एक प्राकृतिक आपदा पूरी रैंकिंग न बिगाड़ दे। इन 6 पैरामीटर्स को उंगलियों पर रटना होगा। चलो अब अगली स्लाइड में। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्लाइड पर, जो बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के क्लाइमैक्स जैसी लग रही है, जहां सारे बिखरे हुए सुराग एक साथ मिल गए हैं। बिल्कुल। इसका नाम है निष्कर्ष टॉपर समरी। फिनलैंड 9वें वर्ष अजय, कोस्टारिका टॉप 4 में। पश्चिमी देशों के युवाओं में खुशी घटी, टॉप 10 में कोई अंग्रेजी भाषी देश नहीं। भारत 116वें रैंक पर, लेकिन चीन, नेपाल, पाकिस्तान से पीछे। ये पूरे कॉन्सेप्ट का रिकैप है। और स्लाइड के नीचे एक कॉन्सेप्ट क्लियर्ड का टिक मार्क बैज है और टॉपर समरी की हेडिंग चमक रही है, जो एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। ये अंतिम प्रहार है। ये स्लाइड आपकी क्विक रिवीजन शीट है, जो इस समरी को दिमाग में छाप लेगा। उसका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर। क्या बात है। तो आज इस गहन विश्लेषण ने हमने देखा कि खुशी सिर्फ मुस्कुराने तक सीमित नहीं है, ये एक ठोस भू राजनीतिक इंडिकेटर है। एकदम सही बात है। और इस शानदार डीप डाइव को समेटते हुए मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। अगर स्क्रीन टाइम पश्चिमी देशों की युवाओं की खुशी छीन रहा है और फिनलैंड की खुशी का राज सोशल ट्रस्ट है, तो क्या हमारी जेब में रखा हमारा अपना स्मार्टफोन ही हमारे आसपास के सोशल ट्रस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? सोचने वाली बात है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य को डिकोड करने के लिए।